नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं देश के जाने माने चित्रकार सफदर शामी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत सफदर जी हमारे स्टूडियो में। सफदर शामी जी भौरासा में पैदा हुए, इंदौर में पढ़ाई लिखाई की और आजकल मुंबई में रहते हैं। वहीं चित्रकला पेंटिंग का कार्य करते हैं और अनेक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और आपके चित्र दुनिया की अनेक मशहूर जगहों पर आपके चित्र हैं। आपकी गैलरियों में रखे भी जाते हैं और अभी मुंबई में रहकर पेंटिंग कर रहे हैं। सफदर जी बताइए, बीच में मंदी का एक दौर चला था जिसमें चित्रकला का भी मार्केट लगभग खत्म हो गया था। अब क्या स्थिति है? कोई राहत मिली है लोगों को, कलाकारों? मंदी के इस दौर से पहले दरअसल में कला में एक बहुत ज़बरदस्त बूम आया था जी, और उसमें बहुत सारे आर्ट डीलर्स ने उसका दुरुपयोग भी किया, बहुत सारी कलाओं को बहुत महंगे दामों पे बेचा। लेकिन जब ये पूरी दुनिया में एक ज़बरदस्त मंदी आई तो उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर कोई चीज़ हुई है तो वो चित्रकला है, क्योंकि वो एक लग्जरी आइटम है, तो उस पर सबसे ज़्यादा और सबसे पहले प्रभाव पड़ा। तो कई आर्ट कलेक्टर्स ने, पेंटिंग के शौकीन लोग जिन्होंने पेंटिंग महंगे दामों पे ख़रीदी थी, तो उनको ये लगा कि उनके साथ एक धोखा हुआ है और एक लंबा दौर चला। उसके बाद जब रिसेशन का दौर ख़त्म हुआ उसके बाद भी कई लोगों ने बहुत लंबे अरसे तक पेंटिंग को ख़रीदने में बहुत एहतियात बरता। लेकिन धीरे धीरे माहौल बदल रहा है, विश्वास पैदा हो रहा है और कला जगत इससे उभर रही है। अब धीरे धीरे सब आर्ट गैलरीज में, प्राइवेट आर्ट गैलरीज हो या दूसरी भी गैलरी हो, शोज़ हो रहे हैं और कामयाब तरीके से हो रहे हैं। तो किस तरह लोगों ने फ़ायदा उठाया बूम का? पहले कैसे बेच दी उन्होंने? जिस पेंटिंग की कीमत 10 लाख रुपए होनी चाहिए उसकी कीमत 20 लाख 30 लाख कैसे बेच दी? क्या कोई कमीशन बाजी है इसमें भी? ऐसा नहीं है। होता यह है कि बहुत सारी आर्ट गैलरीज के अपने कलाकार हैं जो उनके साथ जुड़े हैं, जिनको वो प्रमोट करना चाह रहे हैं। तो वो अपने जो बायर्स हैं, जो अपने आर्ट कलेक्टर्स हैं, उनको रिकमेंड करते हैं और उनके भरोसे पे जो ख़रीदार वो ख़रीदते हैं कि आगे जाके हमको इसमें हम इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट की तरह से, तो उनकी बातों पे भरोसा करते हैं। उन्होंने उस भरोसे का गलत इस्तेमाल किया और अपने मनचाहे दामों पे बेचा, उनका रेट बढ़ाया उन्होंने। लेकिन जब रिसेशन का दौर आया तो सबकी वास्तविक जो मूल्य था उसका लोगों को एहसास हुआ कि वो नहीं है जिसमें हमने ख़रीदा है, उसकी रीसेल वैल्यू कोई थी नहीं। एक खास वर्ग है जो कला को समझता है, इस तरह की पेंटिंग को समझता है, वही उसे खरीदता भी है, जिनके पास पैसे होते हैं, और एक योजनाबद्ध तरीके से उस पेंटिंग की कीमत बढ़ाता जाता है। मकबूल फिदा हुसैन साहब की पहली पेंटिंग 10 रुपए में बिकी थी महज। बहुत कम थे, बहुत ही कम थे, लेकिन बाद में उनकी पेंटिंग करोड़ रुपए में बिकने लगी। तो ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि 10 रुपए की पेंटिंग सीधे करोड़ रुपए में बिकने लगी? हुसैन साहब का जहाँ तक मामला है तो उनका तो खैर एक बहुत लंबा संघर्ष है, सब जानते हैं। और उनकी जो कला है उसमें नो डाउट कि उनके कला की जो महानता है, जो कला पारखी, तो पहले लोगों ने कला की परख नहीं की थी उनकी कि इतना बड़े पेंटर इनकी चित्र 10,000 20,000 50,000 में बिक रहे थे? तब समझ नहीं थी लोगों में। हम लोगों तक बात पहुँचते पहुँचते समय भी लगता है और लोगों को समझने भी समय लगता है। और जब 10 रुपये में उनकी जो पेंटिंग बिकी थी, डेफिनेटली वो उतनी महान नहीं थी, वो शुरुआत थी। और मैं काफ़ी धीरे धीरे हर दौर में उनके चेंज आए, बहुत सारी सीरीज़ की और लगातार वो काम करते रहे। तो डेफिनेटली वो जहाँ तक पहुँचे और जिस मूल्य में उनके काम बिकी उसके हकदार है। 25 साल पहले टाइमलेस आर्ट एग्जीबिशन लगी थी मुंबई में, जिसमें हुसैन की पेंटिंग 10 लाख रुपए में बिकी थी। जी, सफदर हाशमी। हाँ, सफदर हाशमी में बनेगी उनकी पेंटिंग, मशहूर पेंटिंग है। टाइम्स ऑफ इंडिया के 150 साल होने के उपलक्ष्य में एग्जीबिशन लगी थी, उसमें थी। और उसके बाद उनकी पेंटिंग अब करोड़ों रुपए में बिकने लगी। तो ये करोड़ों रुपए, 10 लाख से करोड़ों तक का सफर, हुसैन ने उसके बाद कोई बहुत ज्यादा काम किया नहीं, तो वो एक ही चीज की कीमत ऐसे कई गुना कैसे बढ़ जाती है? देखिए, एक स्तर पे जाके कला भी एक व्यापार का रूप ले लेती है। अब बहुत सारे जो आर्ट बायर से आर्ट कलेक्टर्स, उन्होंने उनका काम खरीदा है, फिर लगातार शोज होते गए, तो डेफिनेटली उनकी कीमतें जो है बाजार में बढ़ती गई। ऑक्शंस हुए, ऑक्शन में उनकी महंगे दामों में, फिर ऑक्शन में एक बार महंगे दाम में एक पेंटिंग बिकती है तो एक वो पैमाना बन जाता है।
तो फिर उसके नीचे जाहिर है उसकी दूसरी पेंटिंग भी बिकती नहीं है, तो आगे जाती है कीमतें। अब इंदौर में कई लोग हैं जिनके पास हुसैन साहब की ओरिजिनल पेंटिंग है। जी जी। राहत इंदौरी साहब के पास है, आदिल कुरैशी साहब के पास है, और भी कई उनके मित्र हैं जिनके पास उनकी ओरिजिनल पेंटिंग है हुसैन साहब की खुद की बनाई हुई। क्या वो भी अरबों रुपए की है? डिपेंड करता है कि वो किस समय बनाई गई है, किस साइज की है, और हर पेंटिंग कोई करोड़ की होती नहीं जी। ये तो तय है। जो ऑक्शन में जाती है उसकी बात अलग होती है, पर सबके साथ ऐसा नहीं होता है। पर उनकी पेंटिंग बहुत कीमती है, महंगी, इसमें कोई शक नहीं। उस्ताद आमिर खान साहब के आप पड़ोसी रहे इंदौर में जी। आपने पिछले बार आमिर खान महोत्सव के दौरान उनकी 13 प्रदर्शनियां, 13 पेंटिंग की प्रदर्शनी भी लगाई थी। जी जी। आपके बनाए 13 चित्र प्रदर्शित थे उसमें। आजकल आप क्या कर रहे हैं? आजकल सौभाग्यवश में उसी सिलसिले को थोड़ा सा आगे बढ़ाया है। जी। ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली के लिए मैं शास्त्रीय संगीत के जितने महारथी हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के, उनके पोर्ट्रेट्स की एक सीरीज कर रहा हूँ, और जिसमें उस्ताद आमिर खां भी हैं, उस्ताद अलाउद्दीन खां भी हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, पंडित भीमसेन जोशी, और काफ़ी बड़े बड़े जो दिग्गज है शास्त्रीय कला के, संगीत कला के, सबके चित्र बना रहा हूँ। साहित्यकार प्लस संगीतकार? हाँ, उसमें साहित्यकार भी हैं, कुछ साहित्यकार हैं, कुछ संगीतकार हैं। और ये एक आकाशवाणी के मुख्यालय में रहेंगी? मुख्यालय में रहेंगी, और उसकी जो है प्रतियां हिंदुस्तान के सारे आकाशवाणी केंद्रों में लगाई जाएगी। अच्छा, ये आजकल प्रतिलिपि बनाने का चलन बढ़ गया है, पेंटिंग की प्रतिलिपि बना के बेची जाती है। जी जी। जो करोड़ रुपए की पेंटिंग है तो 1 लाख रुपए में बिक जाती जी, है। जी। ये क्या गणित होता है, और क्या लोगों को ऐसी प्रतिकृति खरीदनी चाहिए? हाँ, वो लिमिटेड एडिशन होती है, क्योंकि हर आदमी के ये बस में नहीं होता है कि ओरिजिनल पेंटिंग, जो बड़े नाम है, जो बड़ी महंगी पेंटिंग्स हैं, तो सबके लिए मुमकिन नहीं है कि वो ओरिजिनल पेंटिंग खरीद सकें। तो उसके लिए लिमिटेड एडिशन होते हैं, जो अक्सर जो साइंड प्रिंट होते हैं तो उसकी कीमत भी होती है, और जो खरीदते हैं उसके लिए उसकी वैल्यू है, उसके भी रीसेल वैल्यू होती है। और जाहिर ओरिजिनल जिस पे साइन किए हुए आर्टिस्ट के, उसकी अपनी अहमियत है। मतलब ये जो रिप्रिंट होते हैं ओरिजिनल के, उसकी वैल्यू 1-1 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए, तो क्या वाकई उसकी कीमत होती है? हाँ, मार्केट में उसकी इतनी कीमत है उतनी। अगर वो साइंड प्रिंट है तो। उनके दस्तखत होना चाहिए। दस्तखत उस पे, प्रिंट पे भी अगर चित्रकार ने, आर्टिस्ट ने साइन किए हैं जी, तो वरना तो फिर प्रिंट की जो 10-20-30 रुपए कीमत है उससे ज्यादा नहीं है। कला के प्राइवेटाइजेशन की बात होती है। आजकल मुंबई में, दिल्ली में अलग अलग गैलरीज अपने कलाकारों को प्रमोट करती है। उन्होंने कुछ धंधा बना लिया है। पंडोल आर्ट गैलरी अलग कलाकार को प्रमोट कर रही है, सिमरोजा आर्ट गैलरी अलग को प्रमोट कर रही है, त्रिवेणी कला दीर्घा अलग कलाकारों को प्रदर्शित, जहांगीर कला दीर्घा जैसी दीर्घाएं कम बची हैं। तो ये प्राइवेटाइजेशन जो हो गया है, ये क्या है? हाँ, ये दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ है कि कला पूर्ण रूप से व्यवसाय बन गई है, जो ऐसा होना नहीं चाहिए था। कला कला के लिए है। लोग पहले प्रदर्शनियां करते थे, कुछ दूसरी गैलरीज में भी करते थे, चाहे बॉम्बे में जहांगीर आर्ट गैलरी हो, दिल्ली की त्रिवेणी या दूसरी गैलरीज हो। लोग आते थे, देखते थे, पसंद करते थे, खरीदते थे, नहीं खरीदते तो वो सब अलग मैटर है। पर धीरे धीरे जब वो व्यवसाय बनने लगी तो जो प्राइवेट गैलरीज है उनका उसमें दखल अंदाजी बढ़ने लगी, और जिन आर्टिस्ट में उनको थोड़ा सा उम्मीद लगती थी, ऐसे आर्टिस्ट को उन्होंने अपने साथ जोड़ा और उसको प्रमोट करने लगे। और ख़रीदार भी फिर जो है अपने आप को उन्होंने इस तरह की दूसरी गैलरी से ख़रीदने के बजाय वो प्राइवेट आर्ट गैलरीज के माध्यम से ख़रीदने लगे। उनको लगा कि भाई आज हम जितने में ख़रीद रहे हैं इससे कल हमको इस महंगी इसकी कीमत मिले। तो इस तरह से उसका जो है वो प्राइवेटाइजेशन बढ़ता गया। एक और रूप प्राइवेटाइजेशन का है, आर्ट के प्राइवेटाइजेशन का है कि गैलरी वाले देश के, एक तो उन्होंने एकल नुमाइशें प्रदर्शनियां लगाना बंद कर दिया। अगर अकेले सफदर शामी जाएंगे तो कहेंगे कि हम आपके एग्जीबिशन नहीं लगाएंगे। वो सफदर शामी जैसे 10 लोग 12 लोगों की एक एग्जीबिशन लगाएंगे। उस एग्जीबिशन में कलाकारों को निर्देशित होता है कि आप इस विषय पर पेंटिंग बनाइए, और उसका आकार तय कर देते हैं कि आप जो कैनवास बनाएंगे वो कैनवास 3x3 या 2x2 या 2.5x2 का ही होगा। तो ऐसे ये तो प्रोडक्शन की लाइन में कैसे पेंटिंग जा सकती है? हाँ, ये कल्चर अभी अभी धीरे धीरे पनप रहा है, और ये प्राइवेट गैलरी का नहीं है। कुछ धीरे धीरे नए आर्ट क्यूरेटर पनपने लगे हैं। जो गैलरी को, एक दूसरी तरह की स्पेस को वो लोग रेंट पे लेते हैं और शोज करते हैं, जिसमें 10 आर्टिस्ट भी होते हैं। मैंने 50 और 80 आर्टिस्ट की एग्जीबिशन भी देखी है। तो मैं सहमत हूँ इस बात से कि उनको अगर साइज आप तय कर दें, विषय तय कर दें, उनके आप रंग तय कर दें,
और उसकी आप जो आज़ादी है क्रिएशन की उसको आप ख़त्म कर देंगे तो उस तरह से आप काम नहीं ले सकते। लेकिन जो प्राइवेट गैलरीज हैं, जो अच्छी गैलरीज हैं आज भी बड़े शहरों में, वो सोलो शो भी करती है और आर्टिस्ट का अपना जो ओरिजिनल काम है उसी को प्रदर्शित। लेकिन 4-4 साल इंतजार करना पड़ता है आर्टिस्ट को एग्जीबिशन पे जाने के लिए। जहांगीर आर्ट गैलरी में 4 से 5 साल की वेटिंग है। जी जी जो जी। प्रमुख गैलरी है उनमें 5-5 साल की वेटिंग में हर कलाकार की कला बदलती रहती है। जैसे गंगा में हमेशा एक जैसा पानी नहीं बहता, जी, पानी जी। अलग होता है, गंगा वही है। आर्टिस्ट भी वही होता है लेकिन उसकी कला बदल चुकी होती है। हुसैन का शुरुआती काम, बाद का काम, उसके बाद का काम, उसके बाद का काम, देखिए लगातार अंतर होता जाता है। आपके काम में भी अंतर लगातार जी, आ रहा जी, है। तो क्या है ये, क्या उससे उचित कहेंगे? उचित तो नहीं है लेकिन वो सच्चाई है। हाँ। क्योंकि कुछ ऐसी गैलरीज है जिसमें हर आर्टिस्ट की इच्छा होती है कि उसमें अपना काम एग्जिबिट करे, तो वो मुमकिन नहीं है। जहांगीर में एक हफ्ते में 4 शो हो सकते हैं, तो अब बहुत सारे लोग उसमें, हिंदुस्तान का हर नया आर्टिस्ट से लेके सीनियर आर्टिस्ट हर कोई चाहता है, तो निश्चित रूप से वो ठीक नहीं है, लेकिन हो रहा है। इंदौर के कला परिदृश्य के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या इंदौर में वाकई कला परिदृश्य सुधर रहा है या बिगड़ रहा है या कुछ नहीं हो रहा? इंदौर में कलाकार तो हैं, इंदौर में अच्छे कलाकार दिए हैं। हुसैन और बेंदे तो खैर निकले, सभी जानते हैं, इतिहास है। उसके बाद की जनरेशन में भी काफ़ी अच्छे कलाकार हैं, काम किया है, कर रहे हैं। लेकिन खुद इंदौर का अपना जो है यहाँ का माहौल कला को उतना प्रमोट करने वाला माहौल नहीं है। यहाँ पे कोई ख़रीदार नहीं है। बीच बीच में कुछ गैलरी शुरू की कि इन्होंने किसी लोगों ने, वो चली नहीं। और आज भी लोग प्रयास कर रहे हैं, कुछ होटल में यहाँ वहाँ कुछ शोज करते हैं। लेकिन दुखद ये है कि यहाँ पे लोगों के पास पैसा है लेकिन कला की समझ उतनी नहीं है, तो कला के खरीदार यहाँ पे दुर्भाग्यवश नहीं है। सफदर शाह साहब इंदौर के कुछ आर्ट कलेक्टर हैं, आर्ट बायर हैं, जो इंदौर के ही कलाकारों की पेंटिंग खरीदते हैं लेकिन इंदौर में नहीं खरीदते। जी। अगर आप इंदौर के, आपकी प्रदर्शनी जहांगीर में चल रही है, ताज में चल रही है, पंडोल में चल रही है, सिमरोजा आर्ट गैलरी में चल रही है, तो यही आर्ट बायर मुंबई जाता है और उस एग्जीबिशन में जाता है और आपकी पेंटिंग खरीद के लाता है, लेकिन इंदौर में नहीं खरीदता। ऐसा क्यों? हाँ, ये बड़ा दुखद है। हाँ। और अगर वो यहाँ से खरीदने लगे तो जाहिर है यहाँ का माहौल बदलेगा। जब इन्हीं आर्टिस्ट की पेंटिंग खरीदना है तो बेहतर है कि वो यहाँ से खरीदे। पर मुझे अब ये तो सोच का सवाल है। हाँ। तो जी, कला में समकालीन भारतीय कला में काफी परिवर्तन आए, वैश्विक कला में परिवर्तन आए हैं, थॉट एलिमेंट आ गया है। अब दूसरी चीजें गौण होती गई है, कंपोजिशन गौण हो गया है, कलर गौण हो गए हैं, कैनवास का साइज भी गौण हो गया है, थॉट उसमें मुख्य चीज है। तो ये क्या है? समय के साथ परिवर्तन आता है और आना भी चाहिए। और कला में या साहित्य में तो समय के साथ परिवर्तन आता है, वो आ रहा है और ज़बरदस्त तरीके से आया है। एक दौर था जब कला में कुछ दूसरे एलिमेंट बहुत महत्व रखते थे। कलाकार को उसमें अनुभव, उसकी मास्टरी नज़र आती थी, उसको लोग अप्रिशिएट करते थे। लेकिन धीरे धीरे वो सेकेंडरी होने लगा और कला भी रियलिज्म की तरफ आने लगी। रियलिज्म से सुपर रियलिज्म में आई। आज बहुत सुपर रियलिस्टिक काम किया जा रहा है, लेकिन उसका जो कंपोजिशन है उसमें थॉट एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होने लगा है। और मेरे ख्याल में ये बेहतर है, इसमें कोई बुराई नहीं है। समय के साथ एक तब्दीली जो आनी चाहिए वो कला में आ रही है। एक वो तब्दीली देखने में आ रही है। अब जो नए तरीके के कैमरे इजाद हो रहे हैं, नए एप्लीकेशंस आ गए हैं, अब फोटोग्राफी जो है चित्रकला की तरह होने लगी है। एक जरा से प्रयोग से आप एक किसी तस्वीर को चित्रनुमा बना दें, पेंटिंग नुमा बना दें, और पेंटिंग जो है वो तस्वीर की तरह बनने लगी है। तो क्यों हो रहा है ऐसा? अब टेक्नोलॉजी का फायदा जो है वो कला को मिला भी है, उसके नुकसान भी है। लेकिन कंप्यूटर पे भी काम होने लगा, उसको भी कला में स्वीकार किया गया है। इवन हुसैन साहब ने और कुछ और भी आर्टिस्ट थे, उन्होंने एक ज़माने में बॉम्बे में कंप्यूटर पे भी उन्होंने अपने कुछ काम किए थे। और उन्होंने उसको भी कहा था कि इस पर भी काम करते हैं कि सवाल क्रिएटिविटी का है, चाहे वो ब्रश और कैनवास से किया जाए, कंप्यूटर पे करे। तो टेक्नोलॉजी ने कला को आसान भी बनाया है। सफदर शामी साहब, आप इंदौर आए, आपने अपने समय में से हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। न्यूज मेकर्स में फिलहाल इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम YouTube पर जाकर भी देख सकते हैं। YouTube का URL स्क्रीन पर नीचे दिया गया है। नमस्कार।